हम देख रहे हैं, चाहे वो साइबर वॉर हो, हमने पहलगाम अटैक को लेकर भी जो सबसे बड़ा सवाल उठते हुए देखा वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर था कि हमारे बॉर्डर तो सुरक्षित है, लेकिन क्या हमारे इंटरनल सिक्योरिटी भी उतनी मजबूत है? वो सुदर्शन चक्र। मीनाक्षी जी, बड़ी अच्छी तरीके से आपने बताया और तीन चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से बताया। इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोकना है, घुसपैठियों को, जो कि अंदर से भारत को वीक कर सकते हैं। ये भी एक मेजर थ्रस्ट था इस टाइम। इसके लिए हाई पावर्ड एक मिशन बनेगा भारत का, डेमोग्राफी मिशन कह रहे थे उनको। और दूसरी चीज जो आपने सुदर्शन चक्र की बात की थी कि जैसे सूरज की रोशनी रोक के अपने आप भी दे सकता है, रात होगी ही नहीं या रात कभी दिन में बदलेगी नहीं, वो पूरा का पूरा कैपेबिलिटी हमारे अंदर लेके आने की बात कर रहे हैं, हाई टेक्नोलॉजी को लाने की बात कर रहे हैं। एक हमने गोल्डन डोम सुना था अमेरिका का, जो कि ट्रंप ने कहा था $175 बिलियन का, और उसको लॉकहीड मार्टिन को दिया गया था। लेकिन उसको हम भारत में बनाएंगे, भारत की टेक्नोलॉजी से, और उसको काफी कम कीमत पे बनाएंगे। ये ना केवल स्पेस बेस्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करेगा, लेकिन भारत के अंदर जो हमारे अदर प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं, रेडार्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर एंड स्पेस डिफेंस भी देगा। साथ में उन्होंने कहा साइबर सिक्योरिटी। एक्चुअली उन्होंने डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने रेलवेज की बात की, बैंक्स की बात की, दूसरों की बात की, आस्था के स्थलों की बात की, आस्था के स्थलों की बात की, आजकल हॉस्पिटल्स की बात की, हर जगह पे आजकल आपने देखा था कि एम्स को अटैक किया गया था साइबर सिक्योरिटी के साथ। और जो चाइना के टैग 28, टैग 38, रेड एको जैसे एजेंसीज हैं जो कि भारत को टारगेट कर रही हैं, स्पेशली गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से हमारी उन्होंने पावर सिस्टम्स को टारगेट किया है, हमारे बैंक्स को टारगेट किया है, हमारे जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको टारगेट किया, पुलिस इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया, एम्स को टारगेट किया। तो उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात की, यानी कि 2035 तक हम एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी इन तस्वीरों पर भी, और फिर इस बात को तो हम लगातार चर्चा में शामिल करते ही रहेंगे। लेकिन बच्चों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, ये हमेशा की एक तस्वीर इसलिए क्योंकि ये उनका सहज सरल स्वभाव है, बच्चों के बीच में जाना, उनका उत्साह वर्धन करना, और बच्चों की मेमोरीज में हमेशा के लिए देवेंद्र ये बात अंकित हो जाती है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे साथ हाथ मिलाया था, हमने उनसे मुलाकात की थी, ये हमेशा के लिए उनकी एक मेमोरी। बिल्कुल, और काइंड ऑफ इंस्पिरेशन भी रहता है उन बच्चों के लिए कि जो वहाँ पे समारोह में शामिल हैं, न सिर्फ शामिल हैं बल्कि प्रधानमंत्री का उनके इर्द गिर्द हैं, उनसे अभिवादन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं बहुत करीब से, तो उनके लिए बहुत खास अनुभव रहता है, बहुत खास पल रहता है। और आज के स्पीच की बात करें तो उसमें तो इतना कुछ था जो कि हर एक देशवासियों के लिए इंस्पायरिंग था, उन बच्चों पे भी वैसे ही लागू होता है। जाहिर तौर पे जब बार बार आगे की पीढ़ी के लिए वो बात करते हैं, मान लीजिए 2040, 2047 इसकी बात करते हैं, जैसे 2040 की बात होती है कि फाइटर जेट में 2040 तक 70% फाइटर जेट आपके स्वदेशी हों, ये रोड मैप ऑलरेडी बनाया जा चुका है। तेजस के मामले में आप देखें तो अर्जेंटीना, मिस्र, मलेशिया, इन सारे देशों को तेजस कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, इस पे बात हो रही है। तो कुल मिलाकर एक विकसित भारत के विजन के साथ पीएम मोदी अगर बच्चों के बीच हैं तो समझा जा सकता है कि अनुशासित बच्चे हैं, जहां बैठे हैं कोई खड़ा नहीं हो रहा है, चेहरे पर सबके मुस्कुराहट है, सब हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए ये चेहरे हैं। और हमेशा के लिए मैं अनुशासन की बात इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का अपनी जगह पर हर जगह बैठ जाना। अच्छा, ये एनएसएस के बच्चे, एनसीसी और एनएसएस से जुड़े हुए सभी छात्र हैं। माय भारत वॉलंटियर्स, माय भारत वॉलंटियर्स, जय हिंद, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वहाँ पर बच्चे हाथ उठाकर नारे लगा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। और इससे याद आया, प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की, 1 लाख करोड़ रुपए की योजना पहली प्राइवेट नौकरी पर 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने आज की है। युवाओं का आह्वान किया कि आप आइए, उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिलाकर के आप आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को आगे लेकर के जाइए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि देश में कुछ नियमों को बदला जाना चाहिए, नए कानून लाए जाने चाहिए या कानून हटाए जाने चाहिए, तो हमें बताइए, मैं उसके लिए पूरी तरीके से तत्पर हूं। इसके अलावा जो एक मूल मंत्र जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, वो आत्मनिर्भरता, ये प्रधानमंत्री के भाषण की एक एंकरिंग थीम आप कह सकते हैं। इस 103 मिनट लंबे भाषण में जो प्रधानमंत्री ने अलग अलग चीजों को, अलग अलग विषयों को उठाते हुए कही, चाहे उन्होंने कहा कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर मिशन की जब उन्होंने बात की, उन्होंने मेडिसिन की बात की, आप दुनिया की फार्मेसी हैं लेकिन हमें अपने पेटेंट भी डेवलप करने हैं, हमें अपने फाइटर जेट और उनके इंजन भारत में बनाने हैं।
इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ गया है, तो हमें बैटरी भी उनकी खुद भारत के अंदर निर्मित करनी होगी। और आज अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री ने कुछ बातें बड़े खुलकर और स्पष्ट तरीके से कह दी। भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। एक बार फिर उन्होंने इन्हीं शब्दों में कहा, हमारे किसान, पशुपालक और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा और किसी ऐसी अहितकारी नीति के आगे नरेंद्र मोदी दीवार बन के खड़ा है। ये उनके शब्द थे। एक बार फिर से इन तस्वीरों पर आप सभी दर्शकों को लाते हुए ये बच्चे कितने खुश हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर। चाहते तो वो सभी हैं कि प्रधानमंत्री से वो हाथ मिला ले, एक बार उनसे बातचीत हो जाए, नमस्ते हो जाए, दुआ सलाम हो जाए। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ मुस्कुरा कर देखना, हाथ मिलाकर। अच्छा, प्रधानमंत्री भी कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों से आई कांटेक्ट बना सके, हाथ मिला सके, नमस्ते कर सके, लेकिन इतने सभी बच्चों से मिलना तो मुश्किल नहीं है। लेकिन इससे पहले किसी और प्रधानमंत्री ने बच्चों के बीच में जाकर ऐसा किया हो विनोद जी? बच्चों के बीच में जाना, सबसे मिलना, एक एक से हाथ मिलाना, उनकी हौसला अफजाई करना। लेकिन नेहरू जी जाते थे बच्चों के बीच में, इंदिरा जी का भी था, बाकी मतलब नरसिम्हा राव जो जब से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, मनमोहन सिंह, अटल जी, वो शायद नहीं जाते थे इस तरह से बच्चों के बीच में, तो लोगों के बीच में दूर से ही हाथ कर देते थे। तो मोदी जी मुझे लगता है कि चूंकि वो जब चीफ मिनिस्टर थे, और वो मोदी जी का जो पूरा राइज है पॉलिटिक्स में वो बहुत ज़मीन से है, मतलब एक आरएसएस का स्वयं सेवक से लेकर के उसके बाद वो इस पद तक पहुंचे हैं। उन्होंने ये बात कही कि मैंने गरीबी जी है, तो उन्होंने, उनका जो कांटेक्ट एक कॉमन मैन से है वो ज़बरदस्त है, और हमेशा जिस किसी भी नेता का कांटेक्ट कॉमन मैन से होता है वो इस तरह की चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं। नेहरू जी का आज़ादी के आंदोलन के दौरान कांटेक्ट था, इंदिरा गांधी उन्हीं के उसमें पली बड़ी थी। उसके बाद जो प्रधानमंत्री आए वो राजनीति दलों से आए, मान लीजिए मोरारजी देसाई या चरण सिंह, राजीव गांधी भी अचानक आए थे। तो हमेशा जो मास लीडर होता है ना, जिसका शुरू से ही कांटेक्ट होता है पब्लिक का, वो इस तरह के मामलों में एक तरह से साहस का भी काम है, क्योंकि वैसे तो सारा कुछ सिक्योरिटी चेक के बाद सब बैठा ले जाते हैं, पूरा एसपीजी हर चीज़ पूरी इंश्योर कर लेती है, कोई भी, और सब बता इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है, फिर भी एक रिस्क रहता है। अब याद कीजिए राजीव गांधी पे तो कोलंबो में जो है बट मारी थी, उसके पीछे सैनिक नहीं उनके, तो एक रिस्क तो रहता है। तो कई बार प्रधानमंत्री ये रिस्क, जबकि जो नेता हमारे सिक्योरिटी उसमें ही मारे जा चुके हैं, तो लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी जाते हैं पब्लिक में और बच्चों के बीच में, तो ये बहुत अच्छा। और खासकर देखिए ये जो वॉलंटियर्स हैं और ये बच्चे हैं, ये दूर दूर से, मुझे लगता है कि देश के तमाम राज्यों से आए होंगे, ये किसी एक ऐसा नहीं कि दिल्ली से ही आ गए हों। और इसमें वो भी इस बार तो शायद वो भी आए हुए हैं, वो जो श्रमिक जो है जिन्होंने ये बनाया है कर्तव्य भवन, उसके भी कुछ श्रमिकों को बुलाया गया था इस बार उसके रूप में। तो ये सारे लोग जो आए हैं, ये इनकी इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री को जितना करीब से देख सकें। तो जब प्राइम मिनिस्टर उनके बीच में पहुंचते हैं, सेल्फी मोमेंट भी तो सेल्फी मोमेंट भी होता है, और प्रधानमंत्री समय भी देते हैं। प्रधानमंत्री देखिए, हम लोग भी जब, देवेंद्र याद है कि जब दिवाली मिलन वगैरह के होता है, तो जब भी किसी कार्यक्रम में तो प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में भी आते हैं, हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं, जिनसे वो परिचित है उनका नाम लेके बात करते हैं। तो ये एक उनका एक तरीका है, और देखिए इससे कनेक्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये सारी युवा पीढ़ी के लोग हैं, नौजवान हैं, तो अब ये इसको, इनका लाइफ टाइम मूवमेंट है, ये अचीवमेंट है। अब ये हमेशा याद रखेंगे, जब भी बड़े होंगे अपने बच्चों को बताएंगे कि हम 15 अगस्त में गए थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आके हमसे हाथ मिलाया या हमारे करीब आए, हमसे बात की। तो ये इनके, और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर समझते हैं कि जो इतनी दूर से आए हैं, तो खाली भाषण सुनने के लिए तो आई हैं, लेकिन भाषण के साथ साथ अगर उनके बीच उनकी मुलाकात हो जाए या उनके करीब पहुंच जाए, तो वो भी उनके लिए बहुत उपलब्धि है। तो इसीलिए वो इतना समय देते हैं। अनंत विजय जी, प्रधानमंत्री के भाषण में बहुत सारी बातें थी, आज सबसे ज्यादा आपको जो चीज पसंद आई? आप लोग शौर्य, प्रसन्न और सैनिकों इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने कोर वोटर्स को भी एड्रेस किया है। अच्छा। आप देखिए, अगर 103 मिनट के भाषण के आरंभ में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और कहा संविधान के लिए अगर पहला बलिदान किसी ने दिया है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया है। एक देश, एक विधान, एक संविधान का नारा उन्होंने ही दिया था, जो अब
वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन वोटर आई कार्ड, वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सब हो रहा है। वहाँ से शुरू करते हुए और प्रधानमंत्री आते हैं कहाँ, श्री कृष्ण पर, वहाँ समाप्त करते हैं अपने भाषण को। उसके बीच उन्होंने आरएसएस की भूरी भूरी प्रशंसा की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से राष्ट्र निर्माण के काम में लगा हुआ है और इस लिहाज से वो बहुत बड़ा एक गैर सरकारी संगठन के तौर पर है जिसका काम राष्ट्र निर्माण है। कृष्ण जी को उन्होंने बहुत शिद्दत से याद किया, उनके सुदर्शन चक्र को याद किया। तो ये सब जो प्रधानमंत्री के अपने कोर हिंदू वोटर्स हैं उसको भी उन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक संदेश दिया। इसके अलावा एक और चीज, पता नहीं आप लोगों का ध्यान गया कि नहीं, बच्चों के पीछे एक वॉल बनाई हुई है, फ्लावर वॉल, उसमें लिखा हुआ राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र प्रथम का कहां से लिया गया। आप देखो कौन कहता है राष्ट्र प्रथम की बात, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है राष्ट्र प्रथम, उसके बाद अंत में परिवार।